आजादी के अमृत महोत्सव के साथ हिमाचल प्रदेश अपनी 75वीं वर्षगांठ भी मना रहा है। इस मौके पर सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जेपी नड्डा समेत सीएम जयराम ठाकुर ने भी शिरकत की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय हिमाचल दौरे पर हैं। नड्डा का सुबह पांवटा पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। प्रदेश की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में नड्डा ने जनसभा को संबोधित किया। नड्डा ने कहा कि हमें आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर हिमाचल बनाना है। हिमाचल को आत्मनिर्भर बना देंगे तो देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है, हमको आत्मनिर्भर हिमाचल बनाना है। अगर हिमाचल आत्मनिर्भर बनेगा तो देश आत्मनिर्भर बनेगा, हमारा योगदान होगा। और इसीलिए जब अमृत काल में अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं तो जो पीछे हमने किया उसके लिए सबका धन्यवाद। लेकिन आगे संकल्प लेकर के चलेंगे और विकसित हिमाचल बनाने में अब कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, इस बात का हमको संकल्प लेना। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंच से बीजेपी की उपलब्धियों का गुणगान किया। नड्डा ने कहा कि लोगों के सामने विकास कार्य रखने की ताकत बीजेपी में है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने धरातल पर काम किया है। नड्डा ने कहा कि पीएम के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। नड्डा मंच से कांग्रेस पर तंज कसने में भी नहीं चूके। पड़ोस के लोग आकर के कई बातें किसी को जलाने के लिए कहते, तेरा क्या किया, वो तो रही गया, ये तो रही गया, ये नहीं होना उन्होंने। सुना है कि नहीं सुना? मित्रों, छोटी दृष्टि मत रखो, दूर दृष्टि रखो और पहचानो राजनेताओं के और कुर्सी पर बैठने पर, सही लोग आने पर क्या अंतर पड़ता है। सही लोगों के आने पर यह अंतर पड़ता है कि जब जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठते हैं तो हिमाचल वैक्सीनेशन में नंबर 1 हो जाता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मंच से जनसभा को संबोधित करते नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना से गांव-गांव में सड़कें पहुंची हैं। 4 करोड़ रुपए की लागत से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कर रहे हैं और दिल्ली से हम पैसा देंगे और गांव-गांव में सड़कें पहुंचाएंगे। गांव की सड़कों को पहुंचाने के बाद गांव के लोगों का पेट का बोझ उतर जाएगा, वो विकास की राह पर आगे बढ़ने में सफल होगा। इसलिए भाई और बहनों, मुझे लगता है कि हम सारी चीजों को इस योगदान के रूप में हमको सदैव समर्पित करना चाहिए। आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में 5.5 वर्ष की हमारी सरकार का कार्यकाल पूरा हुआ और यहाँ सिरमौर में आप सबके बीच में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, चाहे पांवटा विधानसभा क्षेत्र है, चाहे शिलाई है, चाहे रेणुका जी है, चाहे हमारा नाहन का विधानसभा क्षेत्र है, चाहे पछात का, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सिरमौर जिले के अंदर जो विकास हमारी सरकार के कार्यकाल में हुआ, आज से पहले किसी दौर में नहीं हुआ, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जेपी नड्डा का 2 दिवसीय हिमाचल दौरा आगामी चुनाव के लिए अहम माना जा रहा है। साल के आखिर में राज्य में चुनाव होने हैं, ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष का ये दौरा चुनावी शंखनाद माना जा सकता है। मंच से नड्डा के आह्वान के बाद कांग्रेस खेमे में हलचल तेज हो गई है। जेपी नड्डा ने मंच से आत्मनिर्भर हिमाचल और विकसित भारत का नारा दिया। विकास के विश्वास के साथ जेपी नड्डा के इस दौरे को राजनीतिक पार्टियां चुनावी शंखनाद भी मान रही हैं। भिवानी जिले को सीएम मनोहर लाल ने करोड़ों की सौगात दी है। सीएम ने महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी और इसी के साथ 1.5 दर्जन से भी अधिक परियोजनाओं की सौगात दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भिवानी जिले के गांव खरकड़ी में आयोजित रैली में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान सीएम के साथ सांसद धर्मवीर सिंह और कृषि मंत्री जेपी दलाल समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल ने जिले के गांव खरकड़ी में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के रीजनल अनुसंधान केंद्र की आधारशिला रखने के साथ 9 करोड़ की लागत वाले बहल के पशु विज्ञान केंद्र और 36 करोड़ रुपए की लागत से सोरा डिस्ट्रीब्यूटरी के जीर्णोद्धार का शिलान्यास किया। सीएम मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि रीजनल अनुसंधान केंद्र दक्षिण हरियाणा के किसानों के लिए अनुपम सौगात है। इस केंद्र से किसानों को बागवानी के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इस प्रकार के अगर कामों में आगे बढ़ेंगे तो
बिना जमीन के भी, जमीन कम होने के बावजूद भी किसानों की आमदनी बढ़ जाएगी। इस प्रकार का हमारा एक काम बढ़ाओ, उसके लिए जिस प्रकार की सहायता चाहिए, सब्सिडी चाहिए, अच्छा बीज चाहिए, अनुसंधान केंद्र चाहिए, और कहीं खराबा हो जाए तो उसका मुआवजा भी बराबर देंगे। तो इस प्रकार से बागवानी के काम को आगे बढ़ाना शुरू किया। हम चाहेंगे कि हमारे दोनों नए विश्वविद्यालय भी राजपत्रा या शुरुआत करते हैं और हमारा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, इनको दोनों को भी इतना आगे बढ़ाएं कि ये भी विश्व पटल पर आगे आ जाए, ताकि दुनिया कहे कि भारत हरियाणा के अंदर ये दो विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो इससे पीछे नहीं। सीएम मनोहर लाल ने मंच से किसानों को खुशखबरी देते हुए अपने संबोधन में कहा कि सरकार लगातार जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है और जैविक खेती करने वाले किसानों को देसी गाय खरीदने के लिए सरकार 25,000 रुपए देने का काम करेगी। सीएम ने बताया कि इस योजना के लिए करीब 2800 किसानों ने अपना पंजीकरण करवा लिया है, जिसके लिए अब तक 42,000 क्रेडिट कार्ड किसानों को जारी किए जा चुके हैं। ये तो इसलिए कि उसमें पानी, यानी धान में पानी की खपत ज्यादा होती है, धान नहीं लगाएंगे तो पानी बचेगा। पानी बचाने के लिए हम 7,000 रुपया एकड़ का दे रहे हैं। जो बागवानी लगाएंगे उसके लिए अलग से सब्सिडी जो मिलती है वो आपको दी जाएगी। 70,000 रुपया एकड़, 20,000 रुपया एकड़, ये सब्सिडी पर्याप्त होती है। जिसे पेड़ लगाने हैं तो पेड़ लगाने का काम करें। हम इसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था, ड्रैगन फ्रूट की खेती करें, इसमें भी लाखों रुपए का, खजूर के पेड़, इसमें भी लाखों रुपए प्रति हेक्टेयर का इसकी स्कीम हमारी बनी है जो सब्सिडी देंगे। अर्थात इस पर भी ड्रैगन फ्रूट जहाँ हो सकता है, फल होता है ड्रैगन फ्रूट, वो विदेश में इसका एक्सपोर्ट भी होता है। हमारे यहाँ उसका इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन विदेश में बहुत मांग होती है। खजूर अपने होता है, तो इस इलाके में खास करके थोड़ा जो निचला इलाका होता है उसमें खजूर बहुत हो सकता है। वहीं हरियाणा सरकार लगातार किसानों की आय बढ़ाने के लिए सार्थक कदम उठा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रदेश के किसान खुशहाल हो सके। मुख्यमंत्री ने जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने देसी गाय खरीदने वालों के लिए 25,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का भी ऐलान किया। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर एक बार फिर से किसानों की हाट सुनाई देने वाली है। कल किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले हैं। इसी को लेकर दिल्ली और हरियाणा की पुलिस भी सक्रिय हो गई है। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 पर यानी दिल्ली रोहतक राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीमेंट और लोहे के बैरिकेड लगाने शुरू कर दिए हैं। टीकरी बॉर्डर पर किसानों के आने की आहट से दिल्ली और हरियाणा पुलिस अलर्ट हो गई है। कई किसान संगठनों की तरफ से 22 अगस्त को जंतर मंतर पर धरने का ऐलान किया गया, जिसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। पुलिस ने इंतजाम करते हुए टीकरी बॉर्डर पर सीमेंटेड बैरिकेड लगा दिए, साथ ही दिल्ली जाने वाली सड़कों को भी संकरा कर दिया और हर गाड़ी की सख्ती से जांच की जा रही है। टीकरी बॉर्डर से आगे किसान दिल्ली ना जाएं, इसके लिए टीकरी बॉर्डर पर दिल्ली के करीब 4 थानों की पुलिस की जिम्मेदारी लगाई गई। वहीं बहादुरगढ़ पुलिस भी दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ संपर्क में है। किसानों के प्रदर्शन को लेकर बॉर्डर के आसपास के लोगों में भी तनाव दिखा। स्थिति यहाँ पे तैयारी की जा रही है कि रोकने किसान लोग आ रहे हैं, इसलिए दिल्ली को अंदर नहीं जाने देंगे, वापसी कर देंगे यहीं से, इसीलिए रोका जा रहा है। पूरी तैयारी, कल से भी बैरिकेड लगा दिए गए। आगे तो जाना देना चाहिए, वहाँ पे जहाँ के पहुँचने का इनका इरादा है वहाँ जाना चाहिए, फिर देख लेंगे, यहाँ नहीं रोकना चाहिए। हालांकि पंजाब के कई किसान संगठन इस प्रदर्शन का हिस्सा नहीं हैं, जबकि संयुक्त किसान मोर्चा के कई संगठन इस प्रदर्शन को प्रभावी बनाने की तैयारियों में जुटे हैं। इस बार किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों की बजाय अपने निजी वाहनों से दिल्ली कूच करेंगे। अब देखना ये होगा कि कितनी संख्या में किसान टीकरी बॉर्डर पर जुटेंगे और जंतर मंतर तक पहुंचेंगे। कल सुबह किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले हैं। इसी को लेकर पुलिस सक्रियता बढ़ गई है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि किसानों को किसी भी सूरत में दिल्ली नहीं जाने दिया जाएगा। कल ही किसानों की एमएसपी दिलाने के लिए बनाई गई कमेटी की भी मीटिंग होने वाली है, लेकिन अब देखना ये होगा कि कल सुबह कितनी संख्या में किसान एकजुट होते हैं। हरियाणा में लंपी वायरस तेजी से फैलता जा रहा है, तो इसको लेकर पशुपालकों की चिंता बढ़ती जा रही है। तो वहीं सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी की है। जहां देश अभी तक कोरोना महामारी से पीछा नहीं छुड़ा पाया, वहीं नया वायरस मंकी पॉक्स का खतरा बढ़ने लगा।
केवल इतना ही नहीं, अब पशु भी इन नए नए वायरस की चपेट में आने लगे हैं। देश भर में लंपी पॉक्स वायरस अपने पैर पसार रहा है, जिसे लेकर हरियाणा सरकार, प्रशासन और पशुपालन विभाग अलर्ट मोड पर है। वहीं बीमारी से बचाव के लिए प्रशासन की तरफ से प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। करनाल में विभाग के अधिकारियों का दावा है कि उनकी सभी टीमें गांव-गांव जाकर पशुओं को डोज देने में जुटी है। वहीं पानीपत में भी पशुओं में तेजी से फैल रहे लंपी वायरस को लेकर जिला उपायुक्त ने एडवाइजरी जारी की। जिला उपायुक्त ने एक जिले से दूसरे जिले में पशुओं के लाने और ले जाने पर प्रतिबंध लगाया और स्किन रोग का टीकाकरण भी शुरू किया। पानीपत के अलावा ऐसी ही गाइडलाइन सिरसा और फतेहाबाद में भी जारी की गई। और देखिए, लंपी स्किन डिसीज जो है जिला करनाल में आज तक 1915 मामले रिपोर्टेड हैं, जिसमें से 1505 गायें हैं और 6 भैंस हैं और 394 जो कैटल है वो गौशाला से है। लेकिन हमने ये देखा है कि जिन भी पशुओं का विभाग के जो हमारे पशु चिकित्सक हैं, स्टाफ है, जितने भी पशुओं का हम इलाज कर रहे हैं, सभी पशु लगभग बड़ी आराम से रिकवर कर रहे हैं। लंपी स्किन डिजीज़ बीमारी पशुओं में तीव्रता से फैल रही है। यह एक पॉक्स परिवार से संबंधित वायरस के कारण फैलती है। इसकी वजह से पशुओं में बुखार, दूध उत्पादन में कमी, त्वचा में गांठ, नाक आँख से पानी बहना इत्यादि समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यह बीमारी एक पशु से दूसरे पशुओं में मक्खी मच्छर के संक्रमण के कारण तेज़ी से फैलती है। इससे पशुओं की जान माल की समस्या उत्पन्न होती है। हमारे ज़िले में हम पशुओं का मेला लगाने पर प्रतिबंध लगाते हैं, साथ ही पशुओं को दूसरे जिलों और राज्यों से लाने और ले जाने पर भी प्रतिबंध लगाते हैं। प्रदेश में फैली लंपी पॉक्स बीमारी से सभी दहशत में हैं, जिसकी रोकथाम के लिए सरकार की ओर से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं सिरसा और फतेहाबाद में भी वायरस से बचाव को लेकर धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए गए और कई जिलों में चरवाहों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई। अब देखना ये होगा कि कब तक इस बीमारी से राहत मिल पाती है। पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए जहां सरकार तेजी से काम कर रही है, तो वहीं पशुओं के वैक्सीनेशन पर भी सरकार जोर दे रही है। सोनीपत के टांडा गांव के रहने वाले एक 20 वर्षीय युवक अशोक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर डाली। इस हत्याकांड का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसके बाद सोनीपत राई थाना पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। सोनीपत के गांव टांडा में उस समय सनसनी फैल गई जब अशोक नाम के एक शख्स ने अपने घर पर दम तोड़ दिया। दम तोड़ने की वजह कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, जबकि कुछ युवकों ने उसकी बेरहमी से पिटाई की और तब तक पीटते रहे जब तक वो दम न तोड़ गया। दरअसल अशोक दुकान पर मिक्सी लेने गया था कि तभी पड़ोस के गांव झुंडपुर के युवकों ने उसे चोर बताया और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। उसे खंबे से बांधकर लाठी डंडों से पीटना शुरू किया गया। लगातार अशोक की पिटाई की वजह से उसकी मौत हो गई। अब ये तस्वीरें जरा देख लें। खंबे से बंधा ये शख्स अशोक कुमार है, जिसे 6 से 7 युवक पीट रहे हैं और इसका गुनाह सिर्फ ये कि ये दुकान पर मिक्सी लेने गया। दरअसल अशोक दुकान पर मिक्सी लेने गया, तभी पड़ोस के गांव झुंडपुर के युवकों ने उसे चोर बताया और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। खंबे से बांधकर लाठी डंडों से पीटा गया। लगातार अशोक की पिटाई की वजह से मौत हो गई। कोई 3 बजे करीब गया अपने अंकल के वहाँ। रात को 3 सुबह 3 नहीं सुबह दिन में गया है। दिन में गया। हाँ, ये रात इसके साथ वीडियो सामने, उसमें तो क्या रहा, कोई मिक्सी लेने के लिए गया, फिर वो हाँ बस मेरे को भी ये बोल गया था कि मेरा फोन है अंकल के पास और मिक्सी मैं लेके आऊँगा। अंकल की किस चीज़ की दुकान है वहाँ चाय पानी की यही दुकान है जी। ये जी 1 बजे के करीब आया जी मेरे पास। मैं बैठा था जी वहाँ पे। दिन में या रात को? नहीं, रात को जी। ये आया जी, ये मेरे को देख के लुक गया। पहले आदमी और सोता था, उस कोटी में लग गया। उन्होंने ये सोचा है कि ये चोर है, उसको मारना पीटना शुरू कर दिया जी। किन्होंने सोचा? आप कहाँ थे से मार? मैं वहीं था जी। जैसे मैंने बोला है जी, अब अकेला आदमी 20-30 आदमी में क्या कर लेगा जी। जो भी आया, कोई गुस्सा, कोई लाठी नहीं जी। गांव के भी मारने लगे जी। गांव के जो एक आदमी था वो मैंने उसको भी उठवा दिया। मैंने किसी को सुताने दिया? मैं मेरे पास फोन ही नहीं था जी, मैं कैसे आता जी उसको छोड़ बोले कि मारा? बोला चोर है ये। वहीं इस पूरे मामले में सूचना मिलने के बाद राई थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची, जिसके बाद राई थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार ने कहा कि इस पूरे मामले में कोई भी वीडियो उनके सामने संज्ञान में नहीं आया है।
देखो अभी जो डेड बॉडी है ना उसको हम सरकारी हॉस्पिटल में लेके आए हैं। उनके परिजन जो जैसी भी शिकायत देंगे उस आधार पर कार्रवाई की। सर वीडियो सामने आई है पीटते हुए कि पोल को बांध कर पीटा जा रहा है युवक को। तभी तो बता रहे हैं ना आपको कि उसके परिवारजनों से जिस संबंध में भी जो भी शिकायत दी जाएगी ना उसके आधार पर कार्रवाई। प्राथमिक जांच में क्या मिला पुलिस को? प्राथमिक जांच में सामने आया तो इसके साथ मारपीट हुई है और हो सकता है कि मारपीट के कारण ही उसकी मौत हुई है। पुलिस ने इस पूरे मामले में खुलासा किया कि अशोक अपने चाचा की दुकान में चोरी की नीयत से घुसा था और उसके बाद उसके चाचा और उसके साथियों ने उसको बेरहमी से पीटा और उसका वीडियो भी बनाया। अब सोनीपत पुलिस ने उसके चाचा सिकंदर को गिरफ्तार कर लिया है और आज उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। फरीदाबाद में एक विवाहिता दहेज की भेंट चढ़ गई। युवती के परिजनों ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। दहेज के दानव ने ना जाने कितने मासूमों को अपना शिकार बनाया। मॉर्चरी के बाहर खड़े नजर आ रहे लोग मृतक अंजू के परिजन हैं, जिन्होंने 3 साल पहले अपनी बेटी की शादी ऊंचा गांव के रहने वाले युवक से की, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक के ससुराल वाले युवती की मौत को आत्महत्या बता रहे हैं, वहीं युवती के परिजन ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। 3 बजे से कॉल आई तो इन्होंने कही लड़की ने फांसी लगा ली। तो हम मौके पर आए तो लड़की हमें सीधी कमरे में नीचे लेटी मिली। ना कोई कहा क्या बाथरूम में गए, वहाँ भी कोई ऐसा कोई ना, दरवाजा बहुत नीचे था, उस पर ऐसी वाक्य हो नहीं सकता था। तो लड़की इन्होंने मरी नहीं मारी है। वहीं दूसरी तरफ मृतका के ससुराल पक्ष के लोग इन आरोपों का खंडन कर रहे हैं। मंदिर से होने के बाद में ये घर में आई है और इसने कहा कि मम्मी मैं गर्म दूध कर रही हूँ। तो इसकी छोटी बच्ची है 11 महीने की लगभग, तो उसको हमारे हवाले कर दिया कि पापा मम्मी आप इसे रखो, मैं ज़रा गर्म दूध कर देती हूँ लड़की के लिए। तो उसी पीरियड में इसने अपने आप को लड़की पक्ष का आरोप है कि लड़की के दहेज की मांग करते थे तो मारपिटाई की जाती है। देखो दहेज की तो ऐसी कोई बात नहीं है, और लेकिन फंसाने के हजारों रास्ते हैं लड़की वालों के पास। मामले की शिकायत पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने मृतका के परिजनों की शिकायत पर ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। साथ ही मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। सूबेदार कॉलोनी बल्लभगढ़ में दहेज हत्या का मामला हो गया है, जो लड़की की मां की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले में पुलिस दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर जांच कर रही है और आगे उचित कार्रवाई की बात की जा रही है। विवाहिता की मौत के बाद परिजनों में ससुराल पक्ष के लिए गुस्सा है, तो वहीं ससुराल पक्ष के लोगों ने पुलिस की जांच पर भरोसा जताया। हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ बच्चों की सुरक्षा होना भी बेहद ज़रूरी है। आजकल बच्चों को अगवा करके फिरौती मांगना या कभी कभी अपनी हवस का शिकार बना लेना, ऐसे मामले सामने आ जाते हैं। झज्जर में भी एक 8 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। छोटे छोटे बच्चों का घर से बाहर निकलना किसी खतरे से खाली नहीं, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की, सभी की जान को खतरा है, ये कहना गलत नहीं होगा। छोटे छोटे बच्चे बदमाशों के टारगेट पर है, ये हम यूं ही नहीं कह रहे। इसका सबूत है आए दिन छोटे छोटे बच्चों के साथ होती वारदातें। अब कुछ दरिंदों की एक और करतूत सामने आई। मामला झज्जर के सहवाग इंटरनेशनल स्कूल के हॉस्टल का है, जहां एक 8 साल का मासूम किसी की हैवानियत का शिकार हुआ। इस मासूम के साथ कुकर्म किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया, लेकिन आरोपी कौन है इस बात की किसी को भनक तक नहीं। इस मामले के सामने आने के बाद अभिभावकों की चिंता जरूर बढ़ी, लेकिन माँ बाप बच्चों को हॉस्टल में इसीलिए रखते हैं ताकि उनका बच्चा सुरक्षित रहे और उसकी अच्छे से देखरेख हो सके। पीड़ित के पिता ने अपने बच्चे के साथ कुकर्म होने की जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। ये सहवाग इंटरनेशनल स्कूल है यहाँ दादरी तो एक से आगे तुलीना चौकी के सामने। तो इस स्कूल में जो हॉस्टल में कुछ बच्चे रहते थे, उन्हीं हॉस्टल में बच्चे के पिता ने कंप्लेंट दी है, उसमें उनके बच्चे के साथ में कोई उसके साथ में दुराचार किया गया है। उसके संबंध में एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत हमने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमे की तफ्तीश दर्ज महिला थाना झज्जर के इंचार्ज के द्वारा नियम में लाई जा रही है और अभी इसमें पूछताछ करके उनका मेडिकल करा के स्टेटमेंट कराए हैं और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। दुष्कर्म का यह मामला सामने आने के बाद स्कूल प्रशासन कुछ भी बोलने से बचता नजर आ रहा है। अब ऐसे में जिम्मेदार ही जब जिम्मेदारी से बचेंगे तो बच्चों की सुरक्षा कैसे होगी।
प्रशासन को भी इस बारे में सोचना होगा। हरियाणा में चेन स्नैचिंग की वारदातें बढ़ गई हैं। पानीपत में महज 3 घंटे में 3 वारदातें सामने आई हैं। वहीं यमुनानगर में दिन दहाड़े युवकों ने चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया है। सड़कों पर पैदल चलना भी जोखिम से कम नहीं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सड़क पर कुछ लोग घात लगाए आपका इंतजार कर रहे हैं। उनका टारगेट है आपके गले से चेन लेकर रफ्फू चक्कर हो जाना। पानीपत में तो इन दिनों अपाचे स्नैचिंग गिरोह के आतंक ने पुलिस की नाक में दम कर दिया है। इस गिरोह के हौसले इतने बुलंद है कि एक दिन में 3 वारदातों को अंजाम देकर फरार हो गए, जिनमें 2 वारदातों में ये गैंग चेन तोड़ने में कामयाब रही, लेकिन एक वारदात में उनके हाथ सिर्फ नाकामी लगी। इनमें से एक वारदात सीसीटीवी में भी कैद हुई। अपाचे गैंग ने पहली वारदात को तहसील कैंप में अंजाम दिया, दूसरी वारदात कोटानी रोड पर हुई, वहीं तीसरी वारदात साईं बाबा चौक पर हुई। तीनों वारदातों से मचे हड़कंप के बाद पुलिस ने कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। हमारे जो पेट्रोलिंग की गाड़ियां हैं और SHO मोबाइल हैं, उनको सख्त हिदायत दी गई है कि वो जो जहां पर भी क्राइम प्रोन एरियाज हैं वहां पर निगाह रखें और गश्त करें। और रही बात, हम इनको कोशिश करेंगे, पकड़े जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। और जगह जगह जो CCTV कैमराज वगैरह लगे हुए हैं उनको भी हमने अपडेट करवा दिया है। जहां भी क्राइम होगा तो वहां वीडियो बनेगी और उसके आधार पर हम इनको। पानीपत के अलावा यमुनानगर में चेन स्नैचिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई, जहां लाल द्वार इलाके में राह चलती महिला के गले से 2 बाइक सवार बदमाश सोने की चेन लेकर फरार हो गए। महिला की शिकायत पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। उन्हें जल्द काबू करने का आश्वासन दिया गया है। ये रामपुरा चौकी के अंतर्गत लाल द्वारा में एक और सुबह मंदिर में जा रही थी, तो 2 मोटरसाइकिल पर सवार नौजवान लड़कों ने चेन स्नैच कर ली और रेलवे रोड की तरफ आ गए। ये इसमें तुरंत ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया। सभी को प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए सभी को आदेश दे दिए गए। इसको हम 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करेंगे। बदमाशों के बुलंद हौसलों के आगे लोगों का सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। पुलिस को जल्द सख्ती बढ़ाने और चेन स्नैचर्स को कड़ा सबक सिखाने की जरूरत है। बदमाशों के बुलंद हौसलों के सामने लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। पुलिस को ऐसे में सख्ती दिखाने की आवश्यकता है। भिवानी हांसी मार्ग इन दिनों लोगों की जान के लिए आफत बना हुआ है। सड़क पर हादसों की रोकथाम के लिए प्रशासन कई तरह की सख्तियां लागू करता है, रूल रेगुलेशन का पालन करने के निर्देश भी देता है। गाड़ियों की रफ्तार को काबू करने के लिए जगह जगह स्पीड ब्रेकर भी लगाए जाते हैं, लेकिन क्या हो जब स्पीड ब्रेकर ही हादसे की वजह बन जाएं? ब्रेकर ला रखा है, इसे 3 ब्रेकर इकट्ठे ला रखे हैं, ना कोई निशान एक्सीडेंट की संभावना है बहुत ज्यादा। भिवानी हांसी रोड पर गांव प्रेमनगर और गांव जाटू लाहौरी में बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर लगाए गए, लेकिन ब्रेकर को लेकर आगाह करने के लिए ना तो कोई साइन बोर्ड, ना ही कोई और उपाय। इस सड़क से होकर गुजरने वाले सैकड़ों चालकों की यही परेशानी है कि स्पीड में आती गाड़ियों के लिए इस ब्रेकर को देख पाना मुश्किल है, और ब्रेकर के पास आते ही अचानक ब्रेक लगाने के कारण पीछे से आ रही गाड़ियों की टक्कर आए दिन होती है। हादसों का डर रात के समय और बढ़ जाता है। कई गाड़ी चालक अचानक ब्रेक लगाने की वजह से चोटिल हो चुके हैं। राहगीरों की परेशानी और हादसे के डर को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से साइन बोर्ड लगाने की मांग की। यहाँ पर जगह जगह स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं, लेकिन उनके लिए कोई जेब्रा क्रॉसिंग या इंडिकेशन नहीं दिया गया है। इसके चलते काफ़ी वाहन दुर्घटनाग्रस्त इस क्षेत्र में होते रहते हैं। हिमाचल में बारिश का कहर लगातार जारी है। मंडी में मकान ढहने से 15 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं लैंडस्लाइडिंग में भी 2 युवकों की मौत हो गई है। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच बारिश ने हिमाचल प्रदेश में कहर बरपा दिया है। हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। बारिश की वजह से हिमाचल में हर ओर बस पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। जहां तक नजरें जाती हैं, बस पानी ही पानी दिख रहा है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से तबाही की तस्वीरें सामने आई। कहीं किसी के मकान पानी में तेज बहाव में बह गए, तो कहीं रेलवे ट्रैक ही टूट गया, तो कहीं पहाड़ी दरकने से किसी की जीवन लीला ही समाप्त हो गई। भारी बारिश के चलते हिमाचल में अब तक 15 लोगों की मौत और 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं। हिमाचल में हो रही इस प्राकृतिक आपदा पर खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दुख जताया और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। वहीं दूसरी तरफ मंडी के पनारसा ज्वालापुर रोड में भूस्खलन की वजह से बाइक पर पत्थर गिरने से 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई।
हादसे की खबर मिलते ही और थाना की टीम मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य में लग गई। फिलहाल मौसम विभाग के अनुसार चंबा, कुल्लू, शिमला, कांगड़ा, सिरमौर और मंडी में कई जगह बहुत अधिक वर्षा और बादल फटने की आशंका जताई जा रही है और भारी वर्षा से भूस्खलन की भी चेतावनी जारी की गई है। बारिश को लेकर हिमाचल प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने हर घटना पर नजर बनाए हुए है। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने भी लोगों को मदद का आश्वासन दिया है। ट्रक का ब्रेक फेल होना लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। जी हां, एक ऐसा ही हादसा ऊना में देखने को मिला, जहां लोग तो इस हादसे में बाल बाल बच गए, लेकिन लाखों का नुकसान जरूर हो गया। ऊना जिले के पास बाथड़ी बाजार में एक बेकाबू ट्रक ने जमकर कोहराम मचाया। ब्रेक फेल होने की वजह से चालक ट्रक से कंट्रोल खो बैठा और ट्रक ने बाथड़ी बाजार में दर्जनों दुकानों के साथ साथ कई वाहनों को अपनी चपेट में लिया। हालांकि इस हादसे में कई लोग बाल बाल बचे। ट्रक के चालक परिचालक ने भी ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद ट्रक एक खंबे से टकराकर रुक गया। ऊपर से ट्रक आई बहुत तेज, पीजीआर पनी क्या लेके जाना सुखजीत फैक्ट्री में ते ऊपर से जो दुकाना भंदा आया और मैं नट के परली साइड चला गया। उस तो बाद आकर ऊपर से दुकान पनी फिर आकर मेरे दुकान चका मारिया उन्हें। मेरा लगभग 2.5 से 3 लाख का नुकसान हो गया सारा। ये ट्रक पंजाब के गढ़शंकर से बाथड़ी औद्योगिक क्षेत्र की तरफ जा रहा था, जिसके ब्रेक फेल होने से बाजार में भूचाल सा आ गया। बेकाबू ट्रक को देखकर दुकानदारों में अफरा तफरी मची और ट्रक ने देखते ही देखते लाखों का नुकसान कर दिया। दुकानें, गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर से पूछताछ की। लाखों के नुकसान के बावजूद किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। ऊना में एक ट्रक ने जमकर तोड़फोड़ मचाई। दरअसल इस ट्रक का ब्रेक फेल होने की वजह से ये बेकाबू हो गया, जिसमें दुकानदारों का भारी नुकसान हुआ है।